तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रूपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल केसेस में इतना टाइम क्यों लगता है और इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं। अच्छा, और क्या डिस्कस करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी केस अगर फाइल होगा क्रिमिनल में तो वो सिर्फ दो तरीके से होगा। वो दो तरीका क्या होगा, या तो वो एफआईआर केस होगा। अच्छा, एफआईआर केस कहाँ है, 154 के हिसाब से एफआईआर केस होगा, यानी तो वो कंप्लेंट केस होगा। अच्छा, तीसरा इसमें फिर और क्या होगा सर, इसमें फिर डिवाइड कैसे करेंगे हम आगे। तो सर एफआईआर केस हो या कंप्लेंट केस हो, इसका फर्दर दो में हम डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में। एक होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां पे आपको अरेस्ट करने के लिए जरूरत होती है वारंट की। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखेंगे। तो आज हम बातें करने वाले हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में फर्दर क्या होता है कि दो तरीके से हम इसको देखेंगे आज। एक होता है ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, एक होता है ट्राइबल बाय सेशन। तो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट और ट्राइबल बाय सेशन का क्या प्रोसीजर है, हमें आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर है बट फिर भी हम आज पहले कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन ट्रायल का हम जान लेंगे और उसके बाद आप लोग इसको पढ़िएगा मजिस्ट्रेट ट्रायल में क्या है, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो जरूर आप अपने आप शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेशन ट्रायल का क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों, सेशन ट्रायल का सिंपल प्रोसीजर ये है कि अपॉन द इंफॉर्मेशन, पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो क्या करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे। डीडी एंट्री करके एफआईआर रजिस्टर कर देंगे। डीडी एंट्री सर क्या होता है, डेली डायरी एंट्री। वो करके एफआईआर रजिस्टर कर देंगे और एफआईआर रजिस्टर करेंगे तो वो एफआईआर जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपको अरेस्ट करने के लिए चल देंगे। अच्छा, तो ये बात है जी, यही बात है। लेकिन उससे पहले क्या है कि उनको पुलिस को इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है। तो दोस्तों, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले, चाहे 100 नंबर पे कोई फोन करके इंफॉर्मेशन दे दे, चाहे कोई रिटन में इंफॉर्मेशन दे दे, चाहे कोई जाके पुलिस को खुद ही बता दे कि सर ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे ये हुआ है। तो बाय एनी मीन्स इफ द पुलिस इंफॉर्मेशन रिसीव एनी इंफॉर्मेशन, देन क्या होता है, देन ये होगा कि पुलिस उसको अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। अरेस्ट का 41 से लेके 60 तक है, उसमें हम देखेंगे जब हम बात करेंगे अरेस्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे कब क्या अरेस्ट का प्रोसीजर है क्या नहीं है, सारी बातें करेंगे हम। फिलहाल हम बेसिक चीज जानेंगे। अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, विद इन 24 आवर्स आपको पुलिस वाले प्रेजेंट करेंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अच्छा सर, ये तो सेशन ट्रायल वाले फिर मजिस्ट्रेट के पास क्यों करेंगे, बिकॉज तीन होते हैं इसके पार्ट। एक होता है प्री ट्रायल, एक होता है ट्रायल, एक होता है पोस्ट ट्रायल। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो प्री ट्रायल में कवर होगा। तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट करने के बाद में 24 आवर्स के भीतर पुलिस वाले, हो सकता है उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुआ तो वो रिमांड के लिए बोलेंगे। अच्छा सर, रिमांड क्या होता है, वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, बहुत बार सुना है। रिमांड ये होता है दोस्तों कि जब भी सेक्शन 167 आप पढ़ेंगे सीआरपीसी का, तो वहां पे दिया हुआ है कि कितने, जैसे कि मान लीजिए अगर लगता है उनको जज साहब को कि नहीं सच में कंप्लीट नहीं हुई है इन्वेस्टिगेशन अभी, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करवाना बहुत जरूरी है, तब अगर जज साहब को लगता है तो वो मैक्सिमम 15 डेज तक के दे सकते हैं। वो पुलिस कस्टडी, उसको पुलिस कस्टडी भी बोलते हैं। और अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे, भेज देंगे जेल। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं दोस्तों। तो जुडिशियल कस्टडी, वहां पे जेल जाने के बाद वो क्या करेंगे, फिर या तो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। बेल अलाउ हो गया, गुड, नहीं भी अलाउ हुआ, इधर तो अपना प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर ये क्या होगा, जैसे ही इसका ये पार्ट जुडिशियल कस्टडी वाला खत्म हो गया, तब क्या करेगी
चार्जशीट बनाएगी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पुलिस ऑफिसर चार्जशीट बनाने के बाद वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगी चार्जशीट को। चार्जशीट के बाद जो है कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंस पे। ये यहां तक का जो हमारा प्रोसेस है दोस्तों, दिस इज प्री ट्रायल प्रोसेस, और ये सारा प्रोसेस होगा मजिस्ट्रेट के पास ही। और उसके बाद क्या होगा कि चार्जशीट का फ्री कॉपी, जी हाँ दोस्तों, फ्री कॉपी अक्यूज्ड यानी कि जिसने ऑफेंस किया है, यानी जिसके ऊपर एलिगेशन है ऑफेंस का, उसको फ्री कॉपी सप्लाई करेंगे कोर्ट, 1 भी रुपया नहीं लगता उसका। फ्री कॉपी सप्लाई करने के बाद में वो मैटर क्या होता है, कमिटल कर दिया जाता है सेशन को। कमिटल का मतलब क्या है कि उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है ये बोलते हैं कि आज के बाद ये मैटर हम नहीं, सेशन कोर्ट देखेगी, सेशन जज देखेगा। तो वहां से फिर वो जाता है और अलॉट होगा जिस जज को, वहां पे आपके मैटर लगेंगे, लिस्ट होंगे वहां पे। तो इस प्रोसेस को दोस्तों कमिटल कहा जाता है। कमिटल हो गया, और कमिटल होने के बाद में क्या, जैसे ही मैटर कमिटल हो गया, सेशन के पास मैटर पहुंच गया, सेशन क्या करेगा, मैटर को रिसीव करेगा, लिखेगा, ऑर्डर में लिखवाएगा रिसीव द मैटर, और इसको मैटर को अगली डेट के लिए लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब आता है मेन चीज, ये अब जो हम अभी बात करें ट्रायल प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, अब चार्ज पे मैटर लगेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसको अगर प्रैक्टिकल भाषा में कहिए तो आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज के लिए भी बोला जाता है, यानी मैटर इज लिस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज। तो आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज के लिए इसमें क्या होता है सर, क्या बताइए ना। अब मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने 10-20 ऑफेंस उसके आगे से एफआईआर में सेक्शन लगा दिए, जबकि एक्चुअल में 2 या 3 बनते हैं। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कोई एक इंसान है वो जिंदा है, उसको मारा है, जो भी हुआ है वो मरा नहीं है, लेकिन उसको जो एलिगेशन लगाया गया 302 भी लगा दिया कि मर्डर का, तो डू यू थिंक ये जस्टिफिएबल है? तो कोर्ट में इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है, स्टेट के तरफ से प्रोसिक्यूशन होते हैं और डिफेंस लॉयर होते हैं। आर्ग्यूमेंट होता है, जज साहब सुनते हैं, जज को लगता है कि ये सेक्शन मेड आउट होता है, तो वो सेक्शन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज जब फाइनल हो जाता है, यानी ऑर्डर आता है कि ये 4 सेक्शन में इसका चार्ज फ्रेम हुआ है। अब चार्ज फ्रेम हुआ, अब उसी सेक्शन के अंदर ट्रायल स्टार्ट होगा। अच्छा, तो ये बात है जी। अब उस सेक्शन के ऊपर ट्रायल बिगिन हो जाएगा, तो ट्रायल बिगिन होगा तो अब क्या होगा, अब वो मैटर पीई के लिए लगेगा। सर पीई क्या होता है, शॉर्टकट मत मारिए ना, पूरा फुल फॉर्म बताइए अच्छे से। तो पीई होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब है कि प्रोसिक्यूशन का जितना भी एविडेंस है वो सारा वो ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे, चाहे वो जो भी हो, 161 का स्टेटमेंट हो चाहे कुछ और 164, जो भी है सबको ऑन रिकॉर्ड वो लगाएंगे, सब डॉक्यूमेंट्स और भी विटनेस है जितने भी उसका, और सबको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करेंगे। एग्जिबिट क्या होता है, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एग्जामिनेशन इन चीफ भी बोलते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट मुझे लगाना 5 डॉक्यूमेंट लगाना है, तो पहला डॉक्यूमेंट में मैं लिखूंगा 1/1 या 1/A, दूसरे 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, या 1/1 2 3 4 5, इसको एग्जिबिट हम कर रहे हैं तो आगे लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, तो PW प्रोसिक्यूशन विटनेस 1/A और 1/1, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, सब अलग अलग यूज करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, A करना है 1 करना है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, टेंडरिंग भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट टेंडर करना भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या, क्रॉस करेंगे। क्रॉस कौन करेगा, जो डिफेंस लॉयर है वो क्रॉस करेगा प्रोसिक्यूशन का यहाँ पे। अच्छा, तब जाके पीई कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होगा, पीई कंप्लीट होने के बाद 313 का स्टेटमेंट, 313 का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड 313 में कहता है। तो जो भी अक्यूज का स्टेटमेंट होगा वो कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी। अच्छा, ये होता है जी। उसके बाद मैटर लिस्ट हो जाता है डिफेंस एविडेंस के लिए। तो डिफेंस एविडेंस में क्या होता है, डिफेंस एविडेंस में जैसे मैंने आपको प्रोसिक्यूशन का बताया, वैसे सेम जो डिफेंस के लिए एक्यूज जितना भी है, उसका जितना भी इसका विटनेस है, एविडेंस है, सबको ऑन रिकॉर्ड लेके आएगी, और सारा रिकॉर्ड को वो लगाएगी, ऑन रिकॉर्ड लेके आएगी, और उसके बाद उसका एग्जिबिट करेगा, और उसको जो अगर क्रॉस करना है तो प्रोसिक्यूशन क्रॉस करेगा। और जैसा आप लोगों को सबको मालूम है कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो लाइज इन द प्रोसिक्यूशन,
तो इसीलिए प्रोसिक्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है थ्रू आउट। तो डिफेंस, अब इसका डिफेंस एविडेंस हो गया दोस्तों। डिफेंस एविडेंस के बाद क्या होगा, आर्ग्यूमेंट पे जाएगा मैटर, मैटर विल बी लिस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट के लिए मैटर दोनों एकदम आए, स्टेट के लॉयर आए, इधर से डिफेंस लॉयर, दोनों लगे हुए एकदम, पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जितने भी क्रॉस हुए ये हुए, एक एक डॉक्यूमेंट सब चीज को लेके दोनों तरफ से सबमिशन हो गया। सबमिशन, आर्ग्यूमेंट सबमिशन के बाद क्या होगा कि जा करके मैटर जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, जजमेंट के लिए लग जाएगा। जजमेंट के दिन में जजमेंट प्रॉन्स होगा, या तो कन्विक्ट होगा या तो उसको छोड़ दिया जाएगा, जो भी होगा। अगर कन्विक्ट होता है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है फिर से वो मूव करेंगे, वैसे ही होता है, नहीं तो मूव भी कर सकते हैं। वो मैटर सेंटेंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट पे लगेगा, सेंटेंस के ऊपर लगेगा तो क्या होगा, सेंटेंस को कम या ज्यादा किया जाएगा। ज्यादा तो नहीं, नॉर्मली कम ही किया जाता है। मान लीजिए 10 साल है तो उसको कम करेंगे, अगर उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स है जो कंसीडर किया जाता है, तो उस चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। यहां तक का दोस्तों, उसके बाद इस पे जजमेंट आ जाता है, जो हो गया वो फाइनल होता है। तो ये चीज जो है, ये वाला हमारा एंटायर प्रोसेस ये ट्रायल में आता है। और इसके बाद के प्रोसेस, चाहे हम अपील में जाए, रिवीजन में जाए, ये सारे पोस्ट ट्रायल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ये भी है। अगर हमारा कई बार 1 साल 6 महीने इस तरह के केसेस में अगर होते हैं, फर्स्ट टाइम है, बहुत सारे कंडीशंस है, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर हम मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन। हम क्या मूव तो सीआरपीसी में करेंगे, लेकिन जो उसमें दिया है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स में, उसके तहत मूव करेंगे। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि सर्टेन कंडीशंस में अगर 1 साल तक का अगर या 1.5 साल अगर ऐसा है, तो उसको वेव ऑफ नॉर्मली सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा, तो ये बात है जी। तो ये उसके बाद बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हायर किया। तो दिस इसके बाद जहां भी हम जाएंगे तो पोस्ट ट्रायल हो जाएगा। ये मैंने आपको एक ये बता दिया कि ढांचा क्या है इसका। कंप्लेंट केस में क्या होता है सर, कंप्लेंट केस बहुत इजी होता है। इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ कंप्लेंट केस से पहले। एफआईआर पुलिस अगर रजिस्टर नहीं करे तो क्या करना है। एफआईआर पुलिस वाले आपके अगर रजिस्टर नहीं लेंगे तब तो आप गए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में दोस्तों अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो आप क्या करें, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सीनियर ऑफिसर है उनको बाय पोस्ट भेजें, और जो भी आपका कंप्लेंट है बाय पोस्ट भेजेंगे उनको। और उसके बाद क्या करेंगे, या तो खुद वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे, या अपने सबऑर्डिनेट को, वो जिसको भी ऑथराइज करेंगे, जिसको भी वो ऑर्डर देंगे, वो उसको आपको नोट करेगा एफआईआर को। अगर वो भी ऐसा नहीं करता है, ये एफआईआर नोट कर लिया लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक एप्लीकेशन मूव होता है 156(3) का, मजिस्ट्रेट के पास होता है। सर कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, क्या होगा, इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसको भी एम्पावर किया गया इस चीज के लिए। तो दोस्तों 156(3) का एप्लीकेशन मूव करेंगे। इसमें ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। अभी टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं आपको ये जजमेंट भी बताता। उसमें ये कहा गया है कि अगर जो आपको मैंने बताया कि अगर पुलिस वाले नहीं लेते हैं तो ऐसा करने के लिए, ये जो मैंने आपको प्रोफेसर बताया वो वहीं पे दिया, जजमेंट के थ्रू ही मैंने आपको बताया। और क्या है, कंप्लेंट केस कैसे होगा। तो कंप्लेंट केस दोस्तों चाहे वो कॉग्निजेबल हो नॉन कॉग्निजेबल हो, अगर मान लीजिए केस आपको लगता है नहीं ये है, तो आप लेके कोर्ट में गए, कोर्ट में गए, मान लीजिए कॉग्निजेबल केस तो मोस्टली कंप्लेंट केस ही होता है। आप कोर्ट में लेके गए, कोर्ट में अपना वो तैयार किया, अपना पूरा कंप्लेंट तैयार किया, गए उसको जाकर के आप सुनाएंगे कि सर ये हमारे ये ऐसे ऐसे इशू है, तो प्राइमा फेसी एविडेंस मेरा ये है, ये केस बनता है सर। तो अगर जज को लगता है कि ये केस बनता है तो आपका वहां पे केस को वो करेंगे, और उसके बाद प्रोसेस इशू करेंगे। वो प्रोसेस इशू करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए कोई वो डिपेंड करता है। तो प्रोसेस इशू करने के बाद में उसको समन किया जाएगा, समन के बाद वो आएंगे, आने के बाद में क्या होगा कि जो भी उसके बाद आएंगे, अपीयरेंस होगा, उसका बेल होगा, बेल बॉन्ड अपना फाइल करेंगे, जो भी करेंगे, कंडीशनल बेल हो सकता है, जो भी होगा वो। उसके बाद एक बार जब वो हो गया तो फिर से हमारा जो ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का बाद में जो हमारा प्रोसेस था, PEDE आर्ग्यूमेंट, ये हर में सेम है। तो ये फिर हमारा फिर से फॉलो होगा। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आज ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके। और मैं आपको फिर भी छोटा छोटा चीज जैसे जैसे मैं आपको फिर बताते जा रहा हूं, कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंप्लेंट केस के बारे में बता दिया। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं कि सर बेल का आपने तो कुछ बताया ही नहीं। तो दोस्तों बेल का मैं अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही अरेस्ट
से पहले आपको अगर अरेस्ट करने पुलिस वाले, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे फंसाया जा रहा है, एलिगेशन मेरे अगेंस्ट झूठ है ये, तो आप क्या कीजिए, फटाक से आप गायब हो लीजिए वहां से और एक अच्छे से लॉयर को ढूंढिए और उनसे बोलिए कि साहब ऐसे ऐसे बात है, ये हमें फंसाया जा रहा है, ये है वो है, जो भी आपके जेन्युइनिटी है सारा बताइए। फिर वकील साहब आपके बेस्ड ऑन द नॉलेज, बेस्ड ऑन द लॉ आपको वो बताएंगे क्या करना है आपको। फिर आप क्या होगा, आप जाके एंटीसिपेटरी बेल मूव करेंगे। फिर कोर्ट को अगर लगता है कि जरूरी है, सर्टेन वहां पे कंडीशंस है, एंटीसिपेटरी बेल हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। तो अगर जज साहब को लगता है, वो प्लीज होते हैं, तभी आपको ये ग्रांट मिलेगा इसका, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो क्या होगा सर, कहाँ जाएंगे हम, अप्लाई कहाँ करेंगे? तो जो दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन में ही अलाउ होता है या वहीं पे अप्लाई होता है, उससे नीचे नहीं होता है। उसके बाद अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, हाई कोर्ट में आपका रिजेक्ट हो जाता है तो एप्लीकेशन आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आप उससे नीचे नहीं आप मूव कर सकते हैं। अच्छा सर, रेगुलर बेल, रेगुलर बेल क्या होता है, जब भी आपको अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद जब आप मूव करेंगे बेल कोई भी, तो उसको रेगुलर बेल बोला जाता है। अच्छा, तो ये बात है जी, यही बात है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये सब बाद में डिटेल में इसको डिस्कस करने वाला हूं। जैसे इन्वेस्टिगेशन डिस्कशन करूंगा, इन्वेस्टिगेशन पे इंक्वायरी क्या होता है इस पे करेंगे हम लोग डिस्कशन। अच्छा, और क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जैसे मैं छोटा सा बता दूं तो 156 में दिया इन्वेस्टिगेशन, 157 में दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या मैनर होगा इन्वेस्टिगेशन का, ये चीजें दिए गए हैं। जैसे ये चीज है, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक है जो याद रखना है आपको। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाता हूं 2 मिनट में कि क्या प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस का, सेशन ट्रायल का। सेशन ट्रायल का कॉग्निजेबल ऑफेंस का दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, इंफॉर्मेशन देगा, पुलिस रीडी एंट्री करेगा, एफआईआर करेगा, एफआईआर करने के बाद क्या होगा, एफआईआर करने के बाद में पुलिस अरेस्ट के लिए भागेगी, अरेस्ट के लिए भागा, आपको अगर भाग के बेल लेना है, एंटीसिपेटरी बेल ले लिए, नहीं हुआ, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद में वो प्रोडक्शन के लिए बाउंड है 24 आवर्स के अंदर। ये कहाँ दिया है सर, सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। वो आपको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद ही कैन आस्क फॉर द फर्दर रिमांड। रिमांड के लिए वो बात करेंगे, जज साहब को लगता है कि रिमांड नेसेसरी है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स डेफिनेटली, तो अगर जज साहब को लगता है कि रिमांड जरूरी है तो वो उनको सर्टेन डेज का रिमांड देंगे। तो जो रिमांड उसको देंगे, तो रिमांड देना है तो दे देंगे, रिमांड अगर दे दिए तो पुलिस कस्टडी में आप रहेंगे, नहीं दिया तो आप जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। अगर जुडिशियल कस्टडी में गए तो अगर आपको पहले बेल नहीं मिला, आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किए, बेल के लिए अप्लाई करने के बाद में क्या होगा कि आपको बेल मिल गया, बेल मिलने के बाद अब क्या होगा, मान लीजिए बेल आपको मिल गया, अब पीसी हो गया, ये हो गया, अब आपका चार्जशीट, पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट प्रेजेंट करेगी कोर्ट में। चार्जशीट प्रेजेंट करने के बाद, चार्जशीट सर कितने दिन में प्रेजेंट करेगी, क्या करेगा, आपने तो बताया ही नहीं, जरूर बताएंगे। चार्जशीट जो सीरियस ऑफेंस होता है उसके लिए 90 डेज का टाइम दिया गया है, जो लेस सीरियस होता है उसके लिए 60 डेज का दिया गया। सर सीरियस का क्या मतलब है, सर जनरली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, इस तरह का जो होता है ना, जो हाई मर्डर, रेप, इस तरह का जो भी केसेस होता है, तो उस केसेस में जो है आपका 90 डेज का टाइम दिया गया है, क्योंकि और अदरवाइज 60 डेज। तो उसमें अगर वो चार्जशीट प्रेजेंट करेंगे, चार्जशीट प्रेजेंट होने के बाद में क्या होगा, कोर्ट का कॉग्निजेंस लेगा, कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के बाद में क्या होगा, मैटर जो है चार्जशीट का कॉपी उसको देने के बाद, फ्री कॉपी अक्यूज को देने के बाद सेशन को कमिटल कर दिया जाएगा। कमिटल किसको बोलते हैं, जो प्रोसेस यहां से चार्जशीट के बाद जो मैटर दे दिया जाता है सेशन को, क्योंकि सेशन ट्रायल है ये, यहाँ अभी तक का प्रोसेस जो हमारा था प्री ट्रायल प्रोसेस, अब ट्रायल स्टार्ट होगा, चला गया सेशन में मैटर, सेशन में मैटर जाने के बाद मैटर रिसीव किया सेशन ने, सेशन ने रिसीव करने के बाद क्या करेंगे कि आर्गुमेंट ऑन चार्ज पे लगेगा मैटर, आर्गुमेंट ऑन चार्ज पे मैटर लगने के बाद में दोनों पार्टी आएंगे, आर्गुमेंट होगा, चार्ज जो भी डिसाइड होगा उसका जजमेंट आएगा, वहां चार्ज ये सेक्शन चार्ज मेड आउट हुआ, इसके ऊपर ट्रायल चलेगा, उसके बाद ट्रायल बिगिन हो जाएगा, ट्रायल चलता रहेगा। ट्रायल में क्या होगा सर, उसके बाद पीई होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या होता है इसको सर, एग्जामिनेशन इन चीफ वो डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करेंगे, प्रोसिक्यूशन का जितना भी, इसको एग्जामिनेशन इन चीफ भी बोलते हैं दोस्तों। प्रोसिक्यूशन एविडेंस को डिफेंस जो है क्रॉस करेगा, डिफेंस लॉयर क्रॉस करने के बाद डिफेंस एविडेंस होगा, वो भी जो विटनेस लाना लेके आएंगे। उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होगा सर, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज में क्या होगा कि एक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाएगा, 313 का स्टेटमेंट होगा सर, 313 के स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि अब दोनों हो गया, पीई हो गया, डीई हो गया, पीई के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद डीई, डीई के बाद में आर्गुमेंट पे लगेगा मैटर, दोनों साइड से आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट के बाद में क्या होगा कि जजमेंट रिजर्व होगा, जजमेंट रिजर्व होने के बाद में सेंटेंस पे आर्गुमेंट होगा, सेंटेंस पे आर्गुमेंट हो गया, फाइनल सेंटेंस आ गया तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस आप लगा सकते हैं, सेम कोर्ट में भी लगा सकते हैं, उसके बाद अपील कर हायर कोर्ट में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लगा सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, ये आप इसको जान ले। उसके अलावा जो भी है हम लोग नेक्स्ट
वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ऑलरेडी इट्स 20 मिनट। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों सीआरपीसी पे मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। अभी ये जस्ट ओवरव्यू था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे